नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पुनीत राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं रीति संप्रदाय के बारे में। रीति एवं वक्रोक्ति संप्रदाय, हम इस वीडियो के अंतर्गत दोनों संप्रदायों को पढ़ लेंगे। जल्दी इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स आपका कंप्लीट हो सके और आप जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, वो जल्दी से जल्दी आपके लिए उपलब्ध हो पाए। तो चलिए हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले रीति संप्रदाय। देखिए, रीति संप्रदाय कहने से ही आपको ये समझ जाना चाहिए, रीति शब्द से जब हम भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो रीति का मतलब क्या होता है कि एक तरीका, अर्थात लिखने की, काव्य शास्त्र यानी काव्य को लिखने की एक रीति, एक तरीका कि कैसे काव्य को लिखा जाना चाहिए, क्या रीति होनी चाहिए। तो बस इसी रीति को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए हैं रीति संप्रदाय के अंतर्गत। विशेषकर अगर सबसे बड़ा मत रीति संप्रदाय को खड़ा करने का है, देखा जाए एक आचार्य को, तो वो है आचार्य वामन, जिन्होंने रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। कौन? आचार्य वामन। अब एक चीज़ आप ट्रिक यहीं पे देख लीजिए, जैसे रीति जो संप्रदाय है, वामन इसके क्या है? आचार्य है, प्रतिष्ठापक आचार्य। बात करें रीति की, तो रीति की संख्या 3 मानी गई है, जिसको हम आगे चल करके अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक के लिए, जैसे वा म न है ना, 3 इसमें अक्षर है, तो उसी प्रकार संख्या इनकी 3 है। ये सिर्फ एक ट्रिक के लिए है, आप अपना ट्रिक भी बना के पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली ये 3 रीतियाँ आती हैं, शामिल होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वामन से ट्रिक से मैंने आपको ये बताया। अब चलिए शुरू करते हैं रीति संप्रदाय के बारे में, विस्तार रूप से पढ़ेंगे। जो मुख्य बिंदु है उस पर मैं आप चर्चा करूंगी, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और फिर से मैं बता दूं, यदि पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई जाती है। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आपने जान ही लिया, वामन। संख्या जान ली 3। आगे चल के संख्या के बारे में हम अभी और पढ़ेंगे विस्तार से, ये केवल ट्रिक है। रीतिरात्मा काव्यस्य, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने रीतिरात्मा काव्यस्य के बारे में, जब हम काव्य लक्षण को पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी पाणिनि का नाम आया था, ठीक है। तो यहाँ रीतिरात्मा काव्यस्य यानी कि रीति जो है वो काव्य की आत्मा है। ये वामन ने तो कहा है, साथ साथ पाणिनि ने भी ये बात कही है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें, मैंने सब प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है प्लेलिस्ट को, आप ध्यान से पढ़ें। तो वामन और पाणिनि इन दोनों ने ही ये कहा है कि रीति क्या है? काव्य की आत्मा है, यानी रीतिरात्मा काव्यस्य। विशिष्ट पद रचना रीति, ये भी जो कथन है, विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात रीति क्या है? एक विशेष प्रकार की पद रचना ही क्या है? काव्य की रीति कही जाती है। इसे भी वामन और पाणिनि दोनों ने कहा है। तो बहुत सारे बिंदुओं पर आप देखेंगे वामन एवं पाणिनि दोनों आते हैं। तो आप जब परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप देख लें कि ऑप्शन में कौन है, उसके आधार पर आप सही उत्तर दें। अगला है भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया है। कौन सा शब्द? प्रवृत्ति। ध्यान दीजिएगा, नाट्यशास्त्र में रीति के लिए भरत मुनि ने प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया है। वचन विन्यास क्रमो रीति, उक्ति किसकी है? तो वचन विन्यास क्रमो रीति है राजशेखर की। किसकी? राजशेखर की है। भामा ने काव्यालंकार में 2 प्रमुख भागों वैदर्भी एवं गौड़ी का उल्लेख किया है। तो किसने काव्यालंकार में, काव्यालंकार चूंकि भामा का ग्रंथ है, हमने पढ़ा भी था पिछली वीडियो में, तो भामा ने अपने काव्यालंकार में 2 प्रमुख भागों वैदर्भी एवं गौड़ी रीति का उल्लेख किया। तो वैदर्भी एवं गौड़ी रीति किसके द्वारा दी गई है? तो भामा के द्वारा दी गई है उनके काव्यालंकार ग्रंथ में। उन्होंने दोनों का वर्णन रीति के अर्थ में ना करके काव्य के भेद के अर्थ में किया है। यानी कि ये ऐसा मानते हैं कि ये क्या है? दोनों जो भेद है वैदर्भी एवं गौड़ी, ये रीति का अर्थ नहीं है, अलग अलग ये रीतियां नहीं है, बल्कि ये काव्य के ही क्या है? भेद है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने रीति के अर्थ में इसका भेद बिल्कुल किया ही नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं? काव्य के भेद के अंतर्गत इसका उल्लेख करते हैं कि ये काव्य का भेद है। उन्होंने वैदर्भ और गौड़ के पार्थक्य को अनावश्यक माना है। तो वही बात है कि भामा ने सबसे पहले काव्यालंकार में 2 प्रमुख भागों की बात की, वैदर्भी एवं गौड़ी की, ठीक है।
अब वैदर्भी एवं गौड़ी के इन्होंने रीति का अर्थ माना ही नहीं है, बल्कि क्या माना है कि काव्य का क्या है, भेद है। और वही बात यहाँ पे भी है कि वैदर्भी और गौड़ी के पार्थक्य यानी अंतर को ये अनावश्यक मानते हैं, यानी कि ये अंतर करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये क्या है, काव्य का भेद है, रीति का अर्थ नहीं है। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक कवि को अपनी अपनी विशिष्ट रीति होने का विचार व्यक्त किया है? तो ये कहते हैं दंडी। दंडी ने क्या कहा है कि सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा था कि रीति में क्या है, व्यक्तित्व की सत्ता होती है, यानी कि जिसका व्यक्तित्व जैसा होता है वो उसी रीति के अनुसार पद रचना करता है, काव्य का सृजन करता है। तो सबसे पहले दंडी ने ये बात कही थी कि रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित की इन्होंने, और ये बताया कि प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विशिष्ट रीति होती है। आपने पढ़ा भी है, विभिन्न लेखक रचनाकार सबके लिखने की शैली, उनकी रीति क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसको पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है कि ये अमुक कवि ने लिखा होगा या फिर ये अमुक लेखक ने लिखा होगा। ये उन्हीं की रचना प्रतीत होती है, मतलब उनकी एक छाप होती है, उनके व्यक्तित्व की एक छाप होती है। और कहने वाले कौन है, दंडी ऐसा कहते हैं। आगे है गुण और रीति में संबंध स्थापित करते हुए गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य भी कौन है, दंडी है। यानी दंडी ने क्या बोला कि गुण और रीति क्या है, आपस में संबंधित है, यानी काव्य का गुण और काव्य को लिखने की रीति या शैली या तरीका, जो भी आप कह सकते हैं। तो काव्य का जो गुण है और जो उसकी रीति है, दोनों आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। गुण जो है, गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले ये आचार्य है, यानी कि गुण को इन्होंने रीति का क्या बताया है, नियामक बताया है। किसने, दंडी ने। आचार्य दंडी ने श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि को वैदर्भ रीति या मार्ग का गुण माना है। यानी कि वैदर्भी जो रीति है उसके अंतर्गत दंडी ने माना है कि ये सभी क्या है, ये सभी रीतियां शामिल होती है वैदर्भी के अंतर्गत, जिसको उन्होंने गुण भी कहा है। बात करें गौड़ी की, तो गौड़ीय मार्ग में इन गुणों का अभाव रहता है। तो जहाँ पे वैदर्भी में श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य आदि भाव होते हैं, गौड़ी में ये सभी भाव नहीं होते हैं, बल्कि गौड़ी में क्या होता है, अनुप्रास एवं अर्थालंकार डंबर, यानी कि अर्थालंकारों का, शब्दों का, अनुप्रास यानी कि बार बार जो शब्द या अक्षर या वर्ण आते हैं उस अनुप्रास, ठीक है, अलंकार है। तो इस प्रकार अनुप्रास एवं अर्थालंकार का आडंबर जिसमें शामिल होता है वो होता है गौड़ीय रीति, गौड़ीय मार्ग। तो बहुत बड़ा अंतर भी है कि जहाँ वैदर्भी रीति में श्लेष, प्रसाद, माधुर्य, सुकुमारता, उदारता, ओज, कांति ये सब गुण है, वहीं गौड़ीय रीति में केवल क्या है, अनुप्रास अलंकार और अर्थालंकारों का आडंबर होता है। ये गौड़ीय रीति की विशेषता है, जिसे पौरस्त्य काव्य पद्धति, तो पौरस्त्य काव्य पद्धति के नाम से अभिहित किया गया किसे, तो गौड़ीय मार्ग को। ध्यान दीजिएगा, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जहाँ एक और वैदर्भी ओज, कांति गुणों से भरी हुई है, वहीं गौड़ी रीति क्या है, अनुप्रास और अर्थालंकार डंबर की विशेषताओं से भरी हुई है, जिसे हम पौरस्त्य काव्य के नाम से भी जानते हैं। पौरस्त्य काव्य पद्धति के नाम से भी इसे अभिहित किया गया है। अगला है आचार्य वामन ने रीति की संख्या कितनी मानी है। तो जैसा कि हमने ट्रिक में पढ़ा भी कि रीति क्या है, 3, वामन, ऐसा करके ट्रिक से हमने याद किया कि वामन ने रीति की संख्या 3 मानी है। कौन कौन सी, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये 3 रीतियां वामन के आधार पर है। वामन के अनुसार अर्थ गुणों के कारण ही रीति उत्कृष्ट होती है, अर्थात रीति तब उत्कृष्ट हो जाती है जब उसके अर्थ में क्या होता है, बहुत गुणवान अर्थ होते हैं, अर्थ में गुणवत्ता अधिक होती है शब्दों के अर्थ में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाती है, उत्कृष्ट रीति होती है। वही रीति उत्कृष्ट रीति है जहाँ पे अर्थ में क्या है, बहुत सारे गुण समाहित होते हैं। रीति त्रय में उन्होंने वैदर्भी रीति को सबसे उत्तम रीति माना है। किसे माना है, वामन ने वैदर्भी रीति को सबसे उत्तम रीति माना है। वामन के अनुसार वैदर्भी उत्तम रीति है। गौड़ी में वैदर्भी के समग्र गुण रहते हैं।
गौड़ी में क्या है, वैदर्भी के समग्र गुण रहते हैं, उसमें माधुर्य एवं सौकुमार्य का केवल अभाव रहता है। यानी कि वैदर्भी में क्या होता है, माधुर्य सौकुमार्य ये सभी कुछ रहते हैं, जबकि गौड़ी में माधुर्य एवं सौकुमार्य का भाव नहीं रहता है। गौड़ी में समास, बाहुल्य एवं उज्ज्वल पदत्व का सन्निवेश होता है। कहने का तात्पर्य आप ध्यान दीजिएगा कि वैदर्भी जो रीति है उसमें माधुर्य है, सौकुमार्य है, ये सभी भाव है, जबकि गौड़ी में क्या है, शब्दों की प्रधानता, जिसमें समास है ना, अनुप्रास, अर्थालंकार, डंबर जो भी अभी हमने पढ़ा, उज्ज्वल पदत्व, ये सब का सन्निवेश होता है, समाहित होते हैं ये सभी। और पांचाली में माधुर्य एवं सौकुमार्य गुण होते हैं, इसमें ओज और कांति का अभाव होता है। वही पांचाली क्या है, इसमें माधुर्य और सौकुमार्य गुण वैदर्भी के समान तो होते हैं, लेकिन ओज और कांति का भाव जो कि वैदर्भी में है वो इसमें नहीं होता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वैदर्भी में सारे भाव होते हैं, इसीलिए तो वामन ने इसको सबसे उत्तम रीति बताया है। जबकि गौड़ी में आ जाए तो वैदर्भी, जबकि गौड़ी में आ जाए, गौड़ी रीति में, तो माधुर्य और सौकुमार्य भाव क्या हो जाता है, कट जाता है। वही पांचाली में जब हम आ जाते हैं तो माधुर्य और सौकुमार्य भाव तो रहता है, लेकिन ओज और कांति का भाव खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर के वैदर्भी को सबसे उत्तम रीति माना गया है। इसका अंतर भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में अंतर भी पूछा जाता है। वामन ने किस रीति को उत्तम माना है, आप समझ ही गए कि वैदर्भी को उत्तम रीति माना है वामन ने। रीति के भौगोलिक महत्व को हटाकर उनका संबंध रस के साथ स्थापित कर विषय भेद या वर्ण के औचित्य के आधार पर रीतियों का नियोजन करने वाले आचार्य थे रुद्रट। तो रुद्रट को आपको मुख्यतः ये जानना है कि रुद्रट एक ऐसे आचार्य थे रीति संप्रदाय में जिन्होंने रीति को क्या किया, रस के साथ स्थापित कर दिया तथा विषय का जो भेद या वर्ण का जो औचित्य है उसके आधार पर इन्होंने सारी चीज़ों को नियोजित किया। तो 2-3 बातें आपको रुद्रट के बारे में ध्यान रखनी है कि रीति संप्रदाय में जब रुद्रट का नाम आता है तो उन्होंने रस के साथ रीति को संबंध स्थापित किया, और दूसरा विषय भेद या वर्ण भेद का जो औचित्य है, जो उचित भाव था, उसके साथ इसको रखा। तो क्या क्या हुआ, रस, विषय या वर्ण भेद का औचित्य रुद्रट के लिए रीति संप्रदाय में। अगला है लाटिया नामक चतुर्थ रीति की उद्भावना कर रीति की संख्या 4 यानी कि वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटिया करने वाले आचार्य है रुद्रट। तो रुद्रट ने क्या किया, एक और रीति को जोड़ दिया जिसका नाम था लाटिया। तो लाटिया नामक चतुर्थ रीति को किसने जोड़ा, रुद्रट ने जोड़ा, और रीति की संख्या को 4 कर दिया, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली के साथ साथ लाटिया भी। रुद्रट ने रीति का स्वरूप निर्धारण गुण के आधार पर ना कर किस आधार पर किया है, तो इन्होंने गुण के आधार पर रीति का निर्धारण नहीं किया, रीति के स्वरूप का निर्धारण नहीं किया है, बल्कि पदों की समस्तता एवं असमस्तता के आधार पर इन्होंने रीति के स्वरूप का निर्धारण किया है। किसके आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक है, गुण के आधार पर नहीं, पदों की समस्तता एवं असमस्तता के आधार पर इन्होंने किया है ऐसा निर्धारण, पद पर रुद्रट ने, ठीक है। रसानुकूलता की दृष्टि से रुद्रट के अनुसार प्रयाण, करुण, भयानक और अद्भुत रसों में वैदर्भी एवं पांचाली रीति का तथा रौद्र रस में लाटी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग होता है। तो इन्होंने क्या कहा रुद्रट ने कि रसानुकूलता की दृष्टि से रुद्रट ने बताया उनके अनुसार कि ये जो प्रयाण रस है, करुण रस है, भयानक और अद्भुत रस है, ये दोनों वैदर्भी एवं पांचाली रीति के अंतर्गत आता है, जबकि रौद्र रस में लाटी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग होता है। किस रस में, रौद्र रस में। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ बातें हैं जिसको रुद्रट ने प्रस्तुत किया है। वही श्रृंगार रस में वैदर्भी एवं पांचाली, वही श्रृंगार रस में वैदर्भी या पांचाली रीति का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखें तो श्रृंगार रस में किसका हुआ प्रयोग, वैदर्भी या पांचाली का प्रयोग हुआ। वहीं प्रयाण, करुण, भयानक और अद्भुत रसों में वैदर्भी एवं पांचाली का इसमें भी प्रयोग हुआ, जबकि गौड़ी रीति में एवं लाटी रीति में, यानी लाटी एवं गौड़ी रीति में केवल रौद्र रस का प्रयोग किया गया। तो श्रृंगार रस की बात करें तो वैदर्भी, पांचाली, रौद्र रस की बात करें तो लाटी एवं गौड़ी, और बाकी जो है प्रयाण, करुण, भयानक और अद्भुत रस, ये सभी वैदर्भी एवं पांचाली रीति के अंतर्गत
इन्होंने किया है प्रस्तुत रुद्रट ने। अगला है, किस आचार्य ने रीति को संघटना की संज्ञा प्रदान करते हुए उसे रस, ध्वनि आदि काव्य के आत्मभूत तत्वों का उपकारक स्वीकार किया है। तो देखिए एक शब्द आ रहा है यहाँ पे ध्वनि, तो ध्वनि के आचार्य है आनंदवर्धन। तो रीति को संघटना की संज्ञा प्रदान करते हुए आनंदवर्धन ने ही उसे रस, ध्वनि आदि काव्य के आत्मभूत तत्वों का उपकारक स्वीकार कि आपको पता भी है कि आनंदवर्धन क्या है, ध्वनिवादी आचार्य है। ध्वनि जो सिद्धांत है उसके प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन ही है। अगला है, किस आचार्य ने रीति को रस का उपकारक मानकर उसके 4 नियामक वक्त्रौचित्य, वक्त्रौचित्य, विषयोचित्य एवं रसौचित्य माने हैं। यानी कि वक्त्रौचित्य, वाच्यौचित्य, विषयोचित्य एवं रसौचित्य रीति को रस का उपकारक माना है आनंदवर्धन ने 4 नियामक बताए हैं। ठीक है, आनंदवर्धन रीति या संघटना के स्वरूप के आधार पर किसे मानते हैं? तो समास को मानते हैं आनंदवर्धन। रीति या संघटना का स्वरूप का आधार क्या है? समास है। आनंदवर्धन के अनुसार रीति के 4 नियामक अभी हमने पढ़ा ही, वक्त्रौचित्य, वाच्यौचित्य, विषयोचित्य एवं रसौचित्य। ठीक है, ये 4 जो नियामक है आनंदवर्धन के दिए हुए हैं रीति के लिए। अगला है, आवांतिका एवं मागधी नामक 2 नवीन रीतियों की उद्भावना किसने की? तो भोज ने की थी। कौन कौन सी? आवांतिका एवं मागधी, ये दोनों जो है नवीन रीतियों की उद्भावना करने वाले भोज थे। ठीक है, भोज ने कितनी रीतियों का निरूपण किया? तो देखिए वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटिया, ये 4 रीतियों का निरूपण तो हो चुका था। आवांतिका एवं मागधी ये 2 जोड़ करके भोज ने कुल 6 रीतियों का निरूपण कर दिया। विशेषता अगर देखा जाए तो आवांतिका एवं मागधी दोनों रीतियां किसकी हैं? भोज की है। और इस प्रकार रीतियों का 6 रूप, इस ये आने की संख्या में ये 6 हो गए। भोज के रीति वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इनका भी क्या है? गुण एवं समास दोनों है। जबकि आनंदवर्धन का केवल समास है, भोज का क्या है? गुण एवं समास दोनों है। अब देखिए इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि आनंदवर्धन ने क्या माना है? समास को रीति या संघटना का स्वरूप माना है, जबकि भोज ने क्या किया है? गुण एवं समास दोनों को मान लिया। अब देखिए भोज खाने हम जाते हैं ना बाहर, तो क्या कह रहे हैं कि हम समोसा तो खाएंगे लेकिन साथ साथ में गाना भी सुनेंगे। तो ऐसे करके आप ट्रिक से आप अपना भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो भोज ने रीति का वर्गीकरण का 2 आधार किया, क्या कि समोसा भी खाएंगे और गाना भी सुनेंगे, यानी कि समास एवं गुण दोनों। मम्मट ने उद्भट की वृत्तियों और वामन की रीतियों में एक रूपता स्थापित कर उपनागरिका, परुषा एवं कोमला वृत्ति का उल्लेख किया है। तो उपनागरिका, परुषा एवं कोमला वृत्ति का उल्लेख किसने किया है? तो सबसे पहले जान लीजिए मम्मट ने किया है। ठीक है, उपनागरिका, परुषा एवं कोमला वृत्ति। अब देखिए माँ क्या होती है? सबको संभालती है, घर को भी संभालती है यानी नगर को भी संभालती है, पुरुष को भी संभालती है, अपने पति को भी संभालती है, बच्चों में जो कोमला वृत्ति होती है बच्चों को भी संभालती है। ये सब केवल एक ट्रिक के लिए। ठीक है, तो मम्मट ने उपनागरिका, परुषा एवं कोमला वृत्ति का उल्लेख किया है और बताया है कि वामनादि ने इन्हें ही वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली कहा है। वामनादि यानी वामन और आदि आचार्यों ने इन्हें ही किसे? उपनागरिका, परुषा एवं कोमला वृत्ति को ही वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली कहा है। मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक किसे माना है? तो वृत्ति का स्वरूप विधायक माना है वर्ण गुम्फ को। जहां बात करें वृत्ति का स्वरूप तो वृत्ति से वर्ण गुम्फ, ऐसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ण गुम्फ। विश्वनाथ ने रीतियों की संख्या कितनी मानी है? तो विश्वनाथ जी ने 4 रीतियों की संख्या मानी है। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटिका। विश्वनाथ जी ने रीतियों का विभाजन किस आधार पर किया है? तो इन्होंने भी रीतियों का विभाजन वर्ण संगुम्फन के आधार पर किया है। फिर से देखिए एक ट्रिक बन जाएगा यहाँ पे, व से विश्वनाथ, व से वर्ण संगुम्फन। ठीक है, तो विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन वर्ण संगुम्फन के आधार पर किया है। अगला है, माधुर्य गुण व्यंजक ललित रचना को कौन सी रीति कहते हैं? तो माधुर्य गुण व्यंजक ललित जो रचना है उसको वैदर्भी रीति कहते हैं। ओजो गुण व्यंजक समास बहुल, अब जहाँ समास की बात आ जा रही है तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि गौड़ी रीति में ऐसा होता है। तो ओजो गुण व्यंजक समास बहुल रचना को कौन सी रीति कहते हैं? तो गौड़ी रीति कहते हैं। वही वैदर्भी एवं गौड़ी की अंतरावर्तनी
रीति जिसे में माधुर्य एवं सौकुमार्य दोनों गुण होते हैं वो क्या होते हैं? पांचाली। पांचाली में क्या होता है कि माधुर्य एवं सौकुमार्य गुण होता है। वैदर्भी एवं गौड़ी की ये अंतराल वर्तनी रीति है जिसमें माधुर्य एवं सौकुमार्य दोनों गुण होते हैं। किस रीति में? तो पांचाली रीति में। वैदर्भी एवं पांचाली के मध्य की रचना को कौन सी रीति कहते हैं? तो वैदर्भी एवं पांचाली के मध्य जो रचना होती है उसको कहते हैं लाटी या लाटिया रीति, है ना। आगे देखेंगे कि आचार्यों ने काव्य के बहिरंग और अंतरंग, बहिरंग यानी कि देह जो बाहरी है अवस्था, और अंतरंग यानी आत्मा, तो बहिरंग एवं अंतरंग के आधार पर भारतीय साहित्य शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्गीकरण करते हुए अलंकार, रीति एवं वक्रोक्ति को देहवादी यानी कि अलंकार, रीति एवं वक्रोक्ति इन तीनों को क्या कहा है? देहवादी कहा है। वही रस, ध्वनि एवं औचित्य को आत्मवादी सिद्धांत या संप्रदाय के अंतर्गत रखा है। तो देहवादी के अंतर्गत क्या क्या आता है? अलंकार, क्योंकि अलंकार क्या है? काव्य की शोभा है जो बाहर से काव्य पर लगाई जाती है शोभा। अलंकार लिखने की शैली, रीति जो हम देखते हैं सामने से, और वक्रोक्ति, है ना। क्या हम कौन सी उक्ति में कह रहे हैं, कैसी है उक्ति? तो वक्रोक्ति। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। ये देहवादी है। वही आत्मवादी यानी कि उस जो काव्य है उसका रस क्या है, वो कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है यानी कि उसका भाव क्या है, उसकी कौन सी मतलब ध्वन्यात्मक उसका भाव क्या है, और औचित्य क्या है इस रचना का, मूल भाव क्या है इस रचना का। तो ये तीनों जो तथ्य ये क्या है? आत्मवादी तथ्य है। तो देहवादी में अलंकार, रीति एवं वक्रोक्ति, और आत्मवादी में रस, ध्वनि एवं औचित्य। अगला देखेंगे, रीति सिद्धांत की जो दुर्बलता है वो क्या मानी जाती है? तो भाव तत्व को रीतिवादियों ने गौण कर दिया है एवं रमणीय तत्वों को अधिक महत्व दे दिया है। रमणीय तत्व यानी कि जो सामने से दिख रहा हो, जो सुंदर दिख रहा हो, वो तत्व यानी कि लिखने की रीति को सबसे ज़्यादा महत्व दे दिया, जबकि उस मूल रचना के जो भाव है उसको इन्होंने गौण कर दिया। और यही सबसे बड़ी दुर्बलता है रीति सिद्धांत की। रीति समझ में ही आ जाता है अपने आप में कि रीति को बल दिया जा रहा है इस सिद्धांत में, यानी कि रमणीय तत्व को अधिक बल दिया जा रहा है जबकि भाव को कम बल दिया जा रहा है, और यही इसकी दुर्बलता हो गई। अगला है रीति सिद्धांत की उपलब्धि क्या है? तो रीति सिद्धांत की उपलब्धि है शैली तत्व को महत्व देना। शैली अर्थात लिखने का तरीका, लिखने की रीति। तो शैली तत्व को रीति में महत्व दिया गया है। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध क्या है? अभेद्य। तो वामन ने पहले ही बता दिया कि गुण और रीति क्या है, दोनों आपस में अभेद्य है, इसमें भेद करना अनावश्यक है, इसमें भेद नहीं किया जा सकता। गुण और रीति आपस में संबंधित है, अभेद है। किसने कहा? वामन ने, जो कि रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो इस प्रकार आपने पूरा रीति संप्रदाय पढ़ लिया, महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया। अब हम चलेंगे वक्रोक्ति संप्रदाय की ओर। जैसे ही वक्रोक्ति संप्रदाय की ओर चलते हैं, सबसे पहले आप एक देख ले बात, क्या 6 भेद है वक्रोक्ति संप्रदाय के। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय। जैसे हमने रीति संप्रदाय में प्रतिष्ठापक आचार्य वामन थे, वामन से हमने 3 भेद याद रखा, वामन ने 3 भेद माने हैं। उसी प्रकार वक्रोक्ति में इनकी संख्या, ये सिर्फ ट्रिक के लिए है, इसका कोई आधार नहीं है, आप अपने से भी अपना कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसमें 6 भेद होते हैं। वक्रोक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य आप जानते ही हैं, कुंतक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो वक्रोक्ति क से कुंतक, ऐसे करके आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना कर वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? तो वक्रोक्ति का प्रवर्तन, सिद्धांत का प्रवर्तन किया कुंतक ने। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कुंतक ने कहा है। आगे देखिए कुंतक ने क्या कहा है, उभावेता वलंकार्य तयः पुनरलंकृति वक्रोक्तिरेव वैदग्ध भंगी भणिति रुच्यते। तो वक्रोक्ति यहाँ पे आई है जिससे आप ट्रिक कर सकते हैं कुंतक का, वक्रोक्तिरेव तो कुंतक, वक्रोक्ति कुंतक। ठीक है, तो उभावेतालंकार्यो तयः पुनरलंकृति वक्रोक्तिरेव वैदर्भ भंगी भणिति रुच्यते। कुंतक की महत्वपूर्ण ये एक पंक्ति है, इनका कथन है वक्रोक्ति को लेकर के। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले कौन है? तो भामा ने सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन किया था। किसका? वक्रोक्ति का। ध्यान दीजिएगा,
भामा के अनुसार वक्रोक्ति का जो मूल तत्व है वो है शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार। तो शब्द एवं अर्थ जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं, जो वक्रता उसमें होती है, ये भामा ने इसका मूल तत्व माना है वक्रोक्ति का। भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए, अब देखिए पहला तो प्रश्न यही से बन जाता है कि किसने अलंकार को काव्य का सर्वस्व स्वीकार किया है, तो भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व स्वीकार किया है। अब देखिए अलंकार पहनने वाला भारी तो हो ही जाएगा, तो ऐसे करके आप ट्रिक से इसको याद कर लीजिएगा। तो भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना है और मानते हुए वक्रोक्ति को उसके प्राण के रूप में स्वीकार किया है कि अलंकार जो है वो क्या है, वक्रोक्ति का प्राण है। तो अलंकार की बात कौन कर रहे हैं, भामा कर रहे हैं। साथ साथ हमने पढ़ा भी था कि काव्य अलंकार भामा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो जो अलंकार को मानेगा वही तो अलंकार की बात करेगा। तो भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना है और वक्रोक्ति को उसके प्राण के रूप में स्वीकार किया है। वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाङ्मय को दो भागों में स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति में विभक्त किया है, तो दंडी ने ऐसा किया है। समस्त वाङ्मय जो है उसको क्या किया है, दो भागों में। कौन कौन से दो भाग है, स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति में विभाजित किया है दंडी ने। ठीक है, दंडी ने भी वक्रोक्ति को अलंकार का मूल माना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दंडी, भामा ये सब अलंकार को मूल मानते वक्रोक्ति के लिए। वाङ्मय की बात आ जाए तो दंडी, ऐसे करके आप ट्रिक से इसको याद कीजिएगा। स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति, ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि किसने स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति नाम से दो भेद किए हैं, तो दंडी ने किए हैं। अब भाई जिसका स्वभाव खराब होगा तो उसको दंड तो मिलेगा ही, है ना। तो ऐसे करके आप स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति के लिए दंडी को याद कीजिएगा। अगला है वक्रोक्ति शब्देन उपमादयः संकीर्ण पर्यंत अलंकारा उच्यन्ते। किस आचार्य का कथन है, तो ये दंडी का महत्वपूर्ण कथन है। दया से आप दंडी ऐसे करके ट्रिक से याद कीजिएगा। वक्रोक्ति शब्देन उपमादयः संकीर्ण पर्यंत अलंकारा उच्यते, तो दया उपमादया द से दंडी, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। अगला है वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाला आचार्य कौन है, तो भामा और दंडी दोनों है। ये वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को क्या मानते हैं, एक दूसरे का पर्याय मांगते हैं, क्योंकि वक्रोक्ति का अर्थ भी क्या है, चमत्कार उत्पन्न कर देना, अर्थ में शब्द में इस प्रकार से कहना कि एकदम चमत्कार हो जाए। और अतिशयोक्ति भी ऐसा ही है कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके चमत्कारपूर्ण शब्दों को बोलना ही अतिशयोक्ति है। तो वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को एक दूसरे का पर्याय किसने माना है, तो भामा और दंडी ने माना है। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, यानी सादृश्य के ऊपर आश्रित लक्षणा क्या है, वक्रोक्ति है। ये कहा है वामन ने। जब आप देखेंगे सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, यानी कि सादृश्य की बात जब की जाए तो वामन ने, है ना, कहते वाह रे तुम तो इसके समान हो एकदम। तो ऐसे करके आप ट्रिक से याद कीजिएगा कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, सादृश्य यानी वामन। रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है, तो रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में प्रस्तुत किया है। किसने शब्दालंकार के रूप में प्रस्तुत किया है, तो रुद्रट ने किया है। वही रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं, तो रुद्रट ने दो भेद किए। अभी हमने पढ़ा था कि दंडी ने दो भेद किए, स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति, जबकि रुद्रट ने दो कौन कौन से भेद किए हैं, काकु वक्रोक्ति एवं श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, रुद्रट ने भी वक्रोक्ति के दो भेद कर दिए, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। भोज ने वाङ्मय को कितने भागों में विभक्त किया है, तो भोज ने वाङ्मय को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया है, जिसमें क्या क्या है, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। तो वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति, ये तीन भागों में वाङ्मय को किसने विभक्त किया है, तो भोज ने विभक्त किया है। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद है, तो कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही ट्रिक में पढ़ा। क्या क्या, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ठीक है, ये सभी क्या है, वक्रोक्ति के मूलतः 6 भेद। इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में ये इस प्रकार से भी उलझाया जाता है कि इनमें से कौन नहीं है या कौन है, तो अच्छे से इसको देखिएगा। वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो है कलावाद की प्रतिष्ठा। तो कलावाद को प्रतिष्ठित करता है वक्रोक्ति। कलावाद यानी किसमें कितना चमत्कारपूर्ण शब्द को रख देने की कला है। अगला है भारतीय काव्यालोचन के अनुसार या भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में
सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा की गई? तो कलावाद की प्रतिष्ठा वक्रोक्ति मत के द्वारा की गई। क से कलावाद, वक्रोक्ति, ऐसे करके भी आप ट्रिक कर सकते हैं, या फिर वक्रोक्ति का अर्थ ही होता है चमत्कार, और कला भी वही है कि आप में कितना चमत्कार उत्पन्न करने की कला है। तो ऐसे करके भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, कलावाद की प्रतिष्ठा, वक्रोक्ति मत। ठीक है, अगला देखेंगे वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता क्या है। तो देखिए, वक्रोक्ति सिद्धांत की यहाँ पे 2 दुर्बलताएं बताई गई है। पहला तो है कि काव्य के बाह्य सौंदर्य या कथन की भंगिमा पर बल देने के कारण इसमें आत्म तत्व का अभाव है। तो इन्होंने क्या किया है, बाह्य सौंदर्य या कथन पर अधिक बल दिया है बाहरी सौंदर्य पर, जिसके कारण जो आत्मिक सौंदर्य है, आत्मिक तत्व है, वो उसमें कमी आ गई है। दूसरा है रस को वक्रोक्ति का अंग मानकर उसका महत्व कम कर दिया गया है, यानी कि रस को क्या मान लिया गया है, वक्रोक्ति का अंग मान लिया गया है। ठीक है, मूल भाव या फिर मूल में कुछ नहीं माना गया। क्या बोल दिया गया कि ये रस जो है वो वक्रोक्ति का केवल अंग मात्र है, और जिसके कारण इन्होंने रस का क्या महत्व कर दिया है, कम, जबकि रस बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी काव्य में। तो ये 2 इसके महत्वपूर्ण दुर्बलताएं हैं। एक तो आत्म तत्व की इसमें कमी है क्योंकि बाह्य सौंदर्य पर बल दिया गया, और दूसरा रस को वक्रोक्ति का अंग मान लिया गया और इसमें क्या इसके महत्व को कम कर दिया गया। अगला है कवः कर्म काव्यम, यानी कवि का कर्म ही क्या है, काव्य है। कथन किसका है, तो कुंतक का कथन है। कुंतक ने कहा है कवः कर्म काव्यम, क से कुंतक, ऐसे करके भी आप ट्रिक कर सकते हैं, कवः कर्म काव्यम, कुंतक का। सालंकारस्य काव्यता, यानी सालंकार शब्दार्थ ही काव्यता है। यह कथन किसका है, कुंतक का है। सालंकारस्य, ठीक है, अलंकार के सहित जो काव्य होती है वो इसमें बात की जा रही है उसकी, कि सालंकार शब्दार्थ ही क्या है, काव्यता है, कुंतक का कथन है। अगला है शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्य तद्विद आह्लादकारिणी, यानी कि वक्र कवि व्यापार वाले काव्य मर्मज्ञों के लिए आह्लादवद में व्यवस्थित शब्द और अर्थ क्या है, काव्य है। यानी कि जो शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, मूलतः आपको ये याद रखना है, जहाँ वक्र कवि व्यापार शालिनी ऐसा है तो कुंतक का है वो। ठीक है, वक्र कवि की बात कुंतक ने ही की है। तो शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, वक्र कवि यानी कुंतक। वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी विचित्रवाभिधा, अब यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, व्यतिरेकिणी, वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी विचित्रवाभिधा। वक्रोक्ति से तो आप कुंतक को याद कर ही सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे देखिए व्यतिरेकिणी, किणी से भी आप कुंतक को ध्यान कर सकते हैं। तो वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी विचित्रवाभिधा, वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन से भिन्न यानी कि व्यतिरिक्त विचित्र प्रकार की अभिधा है। ये वक्रोक्ति के बारे में बता रहे कौन, स्वयं कुंतक। तो इस प्रकार आपने वक्रोक्ति संप्रदाय के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया है। 1 से 2 बार वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। लगातार इससे पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ताकि आप देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवाइज करना। आप जितना ज़्यादा इसको बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, आपके मस्तिष्क में वो चीज़ें बार बार जाएंगी तो आपको वो अवश्य रूप से याद हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ध्यान से सुनिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, मिलती हूँ अगले संप्रदाय के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।